हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 फिजिक्स और उसका चैप्टर 2। ये जो चैप्टर 2 है, इससे संबंधित बहुत सारे टॉपिक छोटे छोटे वीडियोज़ में हमने आपको उपलब्ध कराए हैं। उसी की श्रृंखला में आज वीडियो नंबर 10, ठीक है। ये जो वीडियो नंबर 10 है, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे परावैद्युत के बारे में। परावैद्युत क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है परावैद्युत। परावैद्युत, ये जो परावैद्युत पदार्थ होता है, इसको अंग्रेजी में डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। ये भी इंग्लिश भी आप थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, क्योंकि कंपटीशन के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है, ठीक है। परावैद्युत क्या होता है? देखिए, परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जो कि अचालक होते हैं या कुचालक होते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि पदार्थ को दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है, कुछ सुचालक और अचालक या कुचालक उनको कहते हैं, ठीक है। वैद्युत के हिसाब से देखा जाए तो वैद्युत के जो कुचालक पदार्थ होते हैं या वैद्युत के अचालक पदार्थ होते हैं, उन्हीं को हम परावैद्युत कहते हैं, ठीक है। तो ये क्यों होते हैं अचालक या कुचालक? उसका रीज़न ये है कि उसके अंदर गति करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये विद्युत का चालन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ऐसे पदार्थों को हम परावैद्युत पदार्थ या अचालक पदार्थ या कुचालक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो समझ गए। तो परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं? हम ये लिख सकते हैं, वे पदार्थ जिनमें, आप लोग लिखते रहिएगा साथ में, जिनमें चालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, ठीक है। चलिए, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, समझिएगा। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं ध्रुवीय परावैद्युत। ये क्या होते हैं अभी हम आपको बताएंगे। ध्रुवीय परावैद्युत, इसको अंग्रेजी में कहेंगे पोलर डाइइलेक्ट्रिक। और दूसरे प्रकार के जो होते हैं उनको हम कहते हैं अध्रुवीय परावैद्युत, ठीक है। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है। इसके बाद समझते हैं कि ये ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय परावैद्युत क्या होते हैं। आइए इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ध्रुवीय परावैद्युत। देखिए, ध्रुवीय परावैद्युत क्या होते हैं? देखिए, कुछ ऐसे परावैद्युत पदार्थ होते हैं जिनमें पहले से ध्रुवण होता है। ध्रुवण मतलब अर्थात ये ऐसे होते हैं जिनके अणु ऑलरेडी पहले से ही वैद्युत द्विध्रुव होते हैं, ठीक है। ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं ध्रुवीय परावैद्युत। जैसे कि कौन कौन से मटेरियल? जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, और इसी तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, वाटर H2O, ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड CO, तो ये भी होता है। तो इस तरह के ये जो पदार्थ होते हैं, इनको हम कहते हैं ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ठीक है। अब देखिए, ध्रुवीय इनको क्यों कहते हैं ये भी समझिएगा। जो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, उसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन का परमाणु होता है और एक क्लोरीन का परमाणु होता है। ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। और आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, और जो क्लोरीन का परमाणु होता है उसके ऊपर माइनस का चार्ज होता है। तो ये प्लस और माइनस एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं। जब ये प्लस और माइनस कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, तो इनके बीच में एक नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण याद करिए, जिसको हम लोग लिखते थे P से, P बराबर Q/2L। ये फार्मूला भी याद किया होगा आपने, ये याद होगा आपको, P बराबर Q/2L, ठीक है।
तो ये जो P होता है ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अब ऐसे मटेरियल जिनमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन क्या होगी, आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है, तो P वेक्टर इधर होता है माइनस से लेकर के प्लस की तरफ। इसी तरह से ये जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है अर्थात पानी का जो अणु होता है, इसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का होता है। हाइड्रोजन के 2 पॉजिटिव होते हैं, ऑक्सीजन का O- ये होते हैं। तो इस तरह से ये दोनों एक निश्चित ज्यामितीय संरचना में होते हैं और एक तरह से देखा जाए पॉजिटिव का सेंटर यहाँ पर हो जाता है, निगेटिव यहाँ। तो पॉजिटिव निगेटिव के बीच में कुछ निश्चित दूरी हो गई अर्थात उनके बीच का कुछ न कुछ विस्थापन हो गया, तो इनके बीच में एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जनरेट हो गया, उत्पन्न हो गया। तो इसलिए हम ऐसे मटेरियल को कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत। ठीक है, तो ध्रुवीय परावैद्युत क्या होते हैं, चलिए लिख लेते हैं। इसको मिटाए दे रहे हैं, अभी लिखवाए दे रहे हैं इसको अच्छे से। देखिए ध्रुवीय परावैद्युत क्या होते हैं। सबसे पहले वे परावैद्युत जिनमें परमाणुओं के मध्य नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। ठीक है, चलिए एक बात ये हो गई, ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ इनके एग्जाम्पल क्या हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं, सबसे पहले क्या लिखा था, HCl। इसी तरह का HBr होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। और इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जाम्पल ले सकते हैं। और इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल लिखते हैं वाटर का, ये भी लिख सकते हैं। और अमोनिया का NH3, ये भी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो अणु होते हैं, यही पदार्थ जो होते हैं, ये ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए इनमें क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ये जो ध्रुवीय परावैद्युत होते हैं ये क्या करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। ये जो ध्रुवीय परावैद्युत होते हैं इनमें एक नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ये बात हम लोग समझ चुके हैं। अब वैद्युत क्षेत्र में ये क्या करते हैं और इसका क्या यूज़ होता है, ये चीज़ हम लोग धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। अगर जो ऐसे मटेरियल को हम किसी जगह पर रखें, किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, हमने लिखा E = 0, कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, और उसमें हमने कहा ये कोई अणु है, किसका, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का, तो इसका प्लस इधर है माइनस इधर है। ठीक है, इसी तरह से कोई दूसरा जो अणु होगा वो इसकी डायरेक्शन कुछ अलग होगी, ये माइनस इधर होगा प्लस इधर होगा, कहीं ये इधर होगा तो माइनस इधर प्लस इधर। इस तरह से ये अलग अलग अभिविन्यस्त रहते हैं, अलग अलग दिशाओं में ये इधर से उधर घूमे रहते हैं अर्थात अभिविन्यस्त रहते हैं। तो इनमें देखा जाए किसी पदार्थ के कुल मटेरियल पर, या फिर से समझिए, किसी पदार्थ के संपूर्ण भाग में अगर जो देखा जाए इसमें P वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, इसमें P वेक्टर की डायरेक्शन इधर है। P वेक्टर किधर होता है, माइनस से प्लस की तरफ, तो इसमें इधर है, इसमें इधर है, इसमें इधर है, सभी में अलग अलग है। तो इस पूरे मटेरियल के ऊपर नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है, किसी में इधर किसी में इधर किसी में इधर। तो पूरे मटेरियल पर वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है। लेकिन हर एक अणु में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, लेकिन पूरे मटेरियल के ऊपर नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए अगर जो हम यहाँ पर कुछ न कुछ वैद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दें, अगर जो इस वैद्युत क्षेत्र का मान लेते हैं 0 नहीं है, E ≠ 0, ठीक है, कुछ भी है 2 न्यूटन प्रति कूलम या कुछ भी अपने रख लेते हैं, मान लेते हैं कि कुछ वैद्युत द्विध्रुव हमने कुछ वैद्युत क्षेत्र लगाया, वो इस डायरेक्शन में लगाया। तो वैद्युत क्षेत्र आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये क्या करता है,
अगर जो कोई वैद्युत द्विध्रुव होता है, वैद्युत द्विध्रुव जैसे आपको याद होगा एक प्लस का चार्ज और एक माइनस का चार्ज, ये वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, वैद्युत द्विध्रुव को घुमा करके अपनी दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। तो ये घूम करके ऐसे हो जाता है। तो अगला सीन क्या होगा, जैसे ही वैद्युत क्षेत्र हम अप्लाई करेंगे तो ये प्लस वाला इधर हो जाएगा और माइनस वाला इधर हो जाता है। तो इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में संरेखित हो जाता है। तो इसी तरह से देखिए, अब उसी कॉन्सेप्ट को इसमें लागू करिए तो यहाँ पर ये जो अणु हैं ये इस तरह से घूम जाएंगे कि वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में संरेखित हो जाएंगे। मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र हमने इस डायरेक्शन में लगाया है। देखिए यहाँ पर हमने बना दिया, ऐसे एक तीर का निशान लगा दिया कि इधर की तरफ वैद्युत क्षेत्र है जो कि शून्य नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो आप इस चित्र से समझ सकते हैं माइनस इधर हो जाएगा, प्लस इधर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आप चित्र बना सकते हैं। तो इस तरह से मान लेते हैं कि ये संरेखित हो गया और इसका माइनस इधर कर दीजिए, प्लस इधर कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखिए यहाँ पर इसका पी वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, इसका पी वेक्टर इधर, इसका भी इधर, इसका भी इधर, इसका भी इधर, सभी के पी वेक्टर एक तरफ संरेखित हो गए। अब इसमें नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात नेट पी वेक्टर क्या था, 0 था, लेकिन यहाँ पर नेट पी वेक्टर जो है ये 0 नहीं है, ये कुछ न कुछ होगा। तो इस तरह से हमने ये जाना कि वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर ये जो ध्रुवीय परावैद्युत होते हैं इनके ऊपर नेट वैद्युत द्विध्रुव गुण आ जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस पॉइंट के रूप में भी इस चीज़ को लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, परंतु वैद्युत क्षेत्र लगाने पर नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। देखिए उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ध्रुवीय परावैद्युत के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। इसके बाद अध्रुवीय परावैद्युत क्या होते हैं। अध्रुवीय परावैद्युत जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि इनमें ध्रुवण नहीं होगा, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये कोई ध्रुवीय प्रभाव नहीं दिखाते। आइए समझते हैं कि क्या होता है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये नाभिक के चारों तरफ इस तरह से चक्कर लगाते हैं कि उनका जो ऋण आवेश होता है उसका जो केंद्र होता है वो प्लस की जगह पर ही बनता है। जैसे ये माइनस है, हाइड्रोजन के परमाणु का एग्जाम्पल लेते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु है और ये माइनस वाला सिरा, ये माइनस इलेक्ट्रॉन अर्थात एक इलेक्ट्रॉन ये इस धन आवेश के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रहा है। तो ये जो माइनस है तो इसका केंद्र उसी जगह पर है जहाँ पर यह धनावेश है। तो प्लस और माइनस के बीच में कोई निश्चित दूरी नहीं है, अर्थात कोई विस्थापन नहीं है। तो इसमें कोई नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात पी वेक्टर इसमें नहीं है। तो ऐसे मटेरियल जो होते हैं जिनके परमाणुओं में नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, तो ऐसे मटेरियल को ही हम क्या कहते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अध्रुवीय परावैद्युत किसे कहते हैं, वे परावैद्युत या वे पदार्थ जिनके अणुओं में नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, उन्हें अध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं, ठीक है। जैसे कि
एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन का अणु हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और लिख सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 आदि इस तरह के मटेरियल हो गए, ठीक है। अब हमको देखना यह है कि वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में ये कैसा व्यवहार करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। यही हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। देखते हैं, अगर जो कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, समझिएगा E = 0, कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, तो अगर जो कोई अध्रुवी परावैद्युत मटेरियल है तो उसको हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं कि ये प्लस और माइनस एक ही जगह पर हैं, एक ही थोड़ी सी जगह पर हैं और उनमें कोई नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विकसित नहीं है। और जब ये नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विकसित नहीं है इसमें, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर नेट P = 0, क्योंकि कोई भी वैद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है कि जब हम एक वैद्युत क्षेत्र अप्लाई कर देते हैं, देखिए बात को समझिएगा, बहुत जल्दी से, छोटी सी बात है, समझिएगा। अगर जो हम वैद्युत क्षेत्र को अप्लाई कर देते हैं, मतलब E 0 नहीं है, तो होता क्या है ज़रा समझिएगा। जैसे हाइड्रोजन की ही बात की थी हमने, यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्का लगाता रहता है इसके चारों तरफ, ठीक है। तो इसमें दोनों के केंद्र समपाती हैं, एक ही जगह पर हैं। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दें, तो वैद्युत क्षेत्र जैसे ही अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि ये जो प्लस का सिरा होता है ये वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है और जो माइनस का सिरा होता है वो इधर जाने की कोशिश करता है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। तो अगला सीन क्या हो जाएगा, देखिए अब समझ लीजिए, वैद्युत क्षेत्र को अप्लाई करने पर ये प्लस वाला थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये जो इसका चक्कर लगाने का ढंग होगा वो ऐसे हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाएगा, या ये माइनस हो गया और ये प्लस आवेश हो गया। अब देखिए जो माइनस है उसका सेंटर यहाँ पे आ गया इस जगह पर, और जो प्लस है उसका सेंटर थोड़ा सा इधर हो गया इस जगह पर। तो इनके बीच में एक नेट विस्थापन आ गया, एक प्लस का आवेश, एक माइनस का आवेश, और उनके बीच में नेट आवेश अर्थात Q मतलब एक प्लस का जितना चार्ज है उतना ही और माइनस का जितना चार्ज है वो Q कहलाता है। और उनके बीच अगर जो विस्थापन उत्पन्न हो गया अर्थात 2L उत्पन्न हो गया, तो यही राशि हमको मिलती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अर्थात हम इसमें कहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र जब हम लगाते हैं तो प्रत्येक परमाणु में या प्रत्येक अणु में एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अप्लाई हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, पूरी बात को डिटेल से समझिए, कि जब तक हमने वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया था उसका हर एक अणु या हर एक परमाणु वैद्युत द्विध्रुव नहीं था, कोई भी अणु या परमाणु वैद्युत द्विध्रुव नहीं था। लेकिन जब हमने वैद्युत क्षेत्र को अप्लाई किया तो इसके अणुओं में इस तरह से विस्थापन हुआ, या परमाणुओं में या उसके धनावेश और ऋणावेशों में इस तरह से विस्थापन हुआ कि माइनस वाले एक तरफ चले गए, प्लस वाले एक तरफ चले गए, अर्थात विस्थापन हो गया, शिफ्टिंग हो गई। जब शिफ्टिंग हो गई तो प्रत्येक परमाणु क्या बन गया, एक वैद्युत द्विध्रुव बन गया, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव जब बन जाएगा तो ऐसे में होगा क्या, देखिए अब ये ध्रुवित हो गया, ठीक है। अब हम इसको इस चित्र के द्वारा ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर जो वैद्युत क्षेत्र हमने इस डायरेक्शन में लगाया है तो आप सोच सकते हैं कि प्लस किधर जाएगा, प्लस उस तरफ चला जाएगा और माइनस इधर आ जाएगा। तो हम ऐसे प्लस लिख सकते हैं, ऐसे माइनस लिख सकते हैं। देखिए ये एक सिंबल है, ये सिर्फ एक प्रतीक है। देखिए असली चित्र इस तरह से होता है। ये आप लोग पहले भी समझ चुके हैं जब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ते थे, ठीक है। उसमें पहले चैप्टर में भी ये चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। तो इस कंडीशन में ये जो मटेरियल होगा हम कहेंगे कि ये मटेरियल ध्रुवित हो गया है, ठीक है। अब ये क्या हो गया है, ध्रुवित हो गया है। तो इस तरह से आप इस प्रतीक के द्वारा इसको प्रदर्शित कर सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र अगर जो हम अप्लाई कर देंगे तो ये मटेरियल क्या हो जाएगा, ध्रुवित हो जाएगा, ठीक है। मटेरियल क्या हो जाएगा, ध्रुवित हो जाएगा। अब इसमें नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया। इसमें भी P वेक्टर है, इसमें भी P वेक्टर, सभी में P वेक्टर है। तो नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा ये 0 नहीं है, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ
कि वैद्युत क्षेत्र लगाने पर ये जो अध्रुवी परावैद्युत होते हैं ये भी ध्रुवित हो जाते हैं और इस पदार्थ में एक नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, अर्थात आ जाता है। ठीक है, तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। चलिए ठीक है, इस बात को नोट कर लेते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में अध्रुवी परावैद्युत में कोई नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। परंतु वैद्युत क्षेत्र लगाने पर इसके परमाणुओं में ध्रुवण होने के कारण पदार्थ पर नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है या उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हम लोगों ने पढ़ा कि परावैद्युत क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और वैद्युत क्षेत्र का इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो बहुत जल्दी हम आपको अगला वीडियो उपलब्ध कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।